तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब वो आपके घर में बहू बनकर आएंगे। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी तो सबसे बड़ी इच्छा ही यही है। अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, मुरारी अब एकदम ठीक है। आज तो चेली ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अरे मैं फख्र से कह सकता हूँ पाखी मेरी बेटी नहीं बेटा है। क्यों चेला, अब तो तुझे कुंवारी से कोई शिकायत नहीं है ना? आपको जो कुछ भी देना है ना वो दे दीजिए, और मैं रात में भी मुनिधार के लिए निकल रहा हूँ। भैया ये क्या बात हुई, आप आए और रिश्तेदारों की तरह चलते बने। अरे कुछ दिन तो रुकिए यहाँ पे। संज्ञा, रुकने को तो मैं रुक जाता, लेकिन मेरा अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है ना वहां पे एक पेशेंट कितना सीरियस है। शेखर, रात भर के लिए तो रुक जा बेटा, सुबह चले जाना। और फिर वहां पाखी है ना उस पेशेंट की देखभाल करने के लिए। वहाँ बाकी है वहाँ, लेकिन अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैं मुनिधार गांव का सरकारी डॉक्टर हूँ और वहाँ के लोगों का इलाज करना मेरी ड्यूटी है, और यही मेरा नैतिक दायित्व भी है। माँ, बाकी के घर वाले सिर्फ जड़ी बूटी का काम करते हैं, उन्हें सर्जरी का कोई अनुभव नहीं है और ना ही उनका ये कोई काम है। इसलिए मेरा वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। शेखर ठीक कह रहा, जाने दो उसे। हम कुछ ही दिनों में मुनिधार जाने की प्लानिंग करते हैं ना। आप अपनी झूठी दिलासा अपने पास ही रखिए। कितनी बार बोल चुके हैं आप ये, लेकिन आप घर से बाहर कदम ही नहीं रखते हैं। अरे नहीं नहीं, जरूर जाएंगे भाई। सर्दी का मौसम आ रहा है? और जाड़े में हम वहां बैठ के फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे। तुम मेरा मुंह क्या देख, जाओ ना, पैकिंग करो ना। ठीक है, वो तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन मेरा बेटा इतनी जल्दी जा रहा है। वाह, इमरजेंसी है, चलना पड़ेगा। नेताजी, कैसे मैंने अपने आप को समझा रखा है ये मेरा मन ही जानता है। बस समझ लीजिए कि मन को पत्थर से दबा के रखा है, नहीं तो हर सांस के साथ उस डॉक्टर से बदला लेने की जलन में कलेजा जल उठता है। मारने वाला वीर नहीं होता है जगन्नाथ, मार कर जो बचे ना वो वीर कहलाता है। घोड़ा दबाकर बहुत आसानी से किसी की जान ली जा सकती है, लेकिन उसके बाद कानून की नजर से, पुलिस की नजर से जो बच जाए वो वीर कहलाता है। वो बड़ी बात होती है। देखो जगन्नाथ, अभी सबको पता है कि डॉक्टर से हमारी खुली दुश्मनी है। अभी कुछ भी करते हैं तो शक की सुई बाद में घूमेगी और पुलिस पहले आ धमकेगी। हाँ, बात आप सही कह रहे हैं। अब तो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर भी अपना आदमी नहीं रहा। सुना है कि नया इंस्पेक्टर आया है। पुलिस वाले किसी के नहीं होते, उसे अपना बनाना पड़ता है। जगन्नाथ, तुम बिरजू को पुलिस स्टेशन भेजो और उपहार के साथ। वो उपहार के साथ जाएगा तो इंस्पेक्टर से मुलाकात अच्छी होगी। बस नेताजी, उपहार भेजते समय ये ध्यान रखिएगा कि उसमें नोट पुराने ना हो। काहे कि इंस्पेक्टर देखते ही समझ जाएगा कि ये काला धन है। आप जानते ही हैं कि सरकार ने नई नोट जारी कर दी। हाँ जगन्नाथ, काले धन को काले होने से पहले ही मैंने सफेद कर लिया है।
काले को सफेद और सफेद को काला कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम जाकर बिरजू को भेजो। जब तक पुलिस इंस्पेक्टर हमारे साथ नहीं होता ट्रक को निकालना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा नेताजी, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं बिरजू को जाकर भेजता हूं। एक ईमानदार आदमी सबकी खटिया खड़ी कर देता है, न खुद सोता है न दूसरे को सोने देता है। लेकिन इस ईमानदार डॉक्टर को यह नहीं पता कि मेरी नींद हराम करने की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं उसे बताता हूं खेल क्या होता है। हाँ? बिरजू और जगन्नाथ को पटकनी देकर क्या सोच रहा था? वो जीत गया ना। अब मैं बताता हूं उसे। उसने योगेंद्र और विक्रांत को पकड़कर ये सोचा कि बाजी उसने जीत ली, पर मैंने उसकी बाजी पलट दी। उन्होंने ऐसे कैसे सोच लिया कि वीरभद्र का आदमी होकर योगेंद्र और विक्रांत वीरभद्र के खिलाफ जाएंगे। पलट दिया उसने अपना बयान। एसपी से उन्होंने साफ साफ कह दिया इस धंधे में मेरा कोई हाथ नहीं। फिर डॉक्टर उसे धमका कर मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहा था। अब देखता हूं शेखर क्या करता है। उसे तो ऐसी चोट दूंगा कि भरी जवानी में बर्बाद हो जाएगा। शेखर, अभी जाना जरूरी है क्या? कुछ दिन तो रुक जाते। माँ, पापा, मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अस्पताल पाकियों से ग्राम के भरोसे छोड़कर आया हूँ। लेकिन बेटा उस मरीज का ट्रीटमेंट तो हो गया ना ठीक से, फिर क्यों जल्दबाजी कर रहा है? माँ, उस मरीज का सिर्फ अभी तक के ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ है। उसका इलाज होना भी पूरा बाकी है। उसके बाद का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अस्पताल में इमरजेंसी वाले पेशेंट बहुत आते रहते हैं। मेरे को वहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। भैया, आपके लिए अपने मरीज मायने रखते हैं, ठीक है, पर कम से कम रात भर के लिए तो रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। संज्ञा, अगर अभी यहाँ से निकलूंगा तो ही सुबह सुबह अस्पताल पहुँच पाऊंगा ना। शेखर कह रहा है तो जाने दो। सच बात है, उसके नाम पर दूर दूर से मरीज आते हैं, उनका इलाज होना चाहिए ना। आप भी ना, जब आपको ना पता हो ना किस समय क्या बोलना चाहिए तो आप चुप रहा करिए बस। मुझे नहीं पता शेखर, तू इतनी रात को नहीं जाएगा, सुबह आराम से चाय नाश्ता करके जाएगा बस। अभी मैंने तुझे ठीक से देखा तक नहीं है बेटा, और तू जाने की बात कर रहा है। माँ, अब मैं कैसे समझाऊं आपको? अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं? विकास, अब तुम्हें समझाओ माँ को। बताओ इन्हें कि मुनिधार की जितनी भी बसें होती हैं वो रात में निकलती हैं। भैया मैं क्या बताऊं, आप भी अपनी जगह सही है और आंटी जी भी अपनी जगह सही है। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप सुबह तक यहाँ रुक जाओ, और आपके रुकने से फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे
तो हमारी तो सुबह होगी, और अगर रुकोगे तो पता नहीं किसी और की सुबह हो ना हो। और एक डॉक्टर होने के नाते आपका हर एक पल एक मरीज की जिंदगी के लिए काफी कीमती है। एकदम सही कह रहा है विकास माँ। ऐसा भी हो सकता है कि कल सुबह सुबह होते होते यहाँ पे कोई सीरियस पेशेंट आ जाए और मैं नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बेटा। मैं किसी की भी जान लेने का पाप तेरे सर पे नहीं आने दूंगी, पर मैं क्या करूं? अभी तो तुझे देख के जी भी नहीं भरा और तू जाने की बात कर। माँ, आप बेटा विदा कर रही हो, बेटी नहीं। संभालो अपने आप को। विकास, तुम अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पे फोकस देना। जी। संज्ञा, अपना ख्याल रखना। जी भैया। अच्छा पापा, चलता हूँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखो। तुम भी। हाँ। ये भी ले। थैंक यू। बाय। भाई इतने बड़े ऑपरेशन में मेरे तो हाथ जरूर कांप जाते, पर चेली तूने बड़ी हिम्मत से काम किया है। मैंने आपसे और डॉक्टर साहब से ट्रेनिंग ली है, इसीलिए मुझे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों का ज्ञान है। इसीलिए मुझे तो जीतना ही था। वैसे एक बार तो मैं भी थोड़ा सा डर गई थी, पर फिर डॉक्टर साहब ने फोन में मुझे गाइड किया और मैं समझ गई। कुछ भी हो उसके सामने तो तुम ही थी, और वो तो तुम्हें जीवन दाता मानेगा, यूं कहे भगवान समझेगा तुमको। डॉक्टर साहब का मैसेज है, वो कल सुबह अस्पताल पहुंच जाएंगे। क्या मतलब एक दिन भी अपने घर में ठीक से नहीं रुकेंगे, रात को ही निकल लेंगे? ये बीच में शादी की बात कहाँ से टपक गई? टपक पड़ी बीच में? क्यों, तुझे शेखर से शादी नहीं करनी है क्या? बोल। भाई शेखर जैसा ईमानदार और कर्मठ इंसान मैंने तो कभी नहीं देखा। ये मोह माया भूल भाल कर गरीबों की सेवा में लगा रहता है और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। मुझे तो बिल्कुल गोलजू महाराज जैसा लगता है शेखर। शेखर जी में भगवान के गुण के साथ साथ इंसान के गुण भी हैं, जिसे कभी कभी कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। भाई जिसे जो समझना है समझे। हम शेखर को भली भांति जानते हैं और उसे अपना मानते हैं। हरदेव आ जाए तो शेखर और पाखी की शादी की बात चलाऊं। ये बीच में शादी की बात कहाँ से टपक गई? टपक पड़ी बीच में? क्यों, तुझे शेखर से शादी नहीं करनी है क्या? बोल।
हो रही थी और अब क्या बात करने लग गए। एक बात पे रहा करो ना, मैं जा रही हूँ। शर्मा आ गई। चेला धर्म, शेखर और बाकी के रिश्ते को कभी गलत नजर से मत देखना। अरे उनका प्रेम तो सिया और राम के प्रेम जैसा पवित्र है। अब राधा और कृष्ण ने भी प्रेम किया था, लेकिन हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण की मिसालें देते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, युवा होता है, तो उसका गृहस्थ बसता है। अगर उसकी शादी हम अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं तो उसे मान्यता देते हैं, और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक करता है तो उसकी शादी को स्वीकार नहीं करते, बुरा मान जाते हैं उनके प्रेम के संबंध को। अब तुम्हारा ही उदाहरण ले लो। जब तुम्हारी शादी रमा के माता पिता ने रमा के साथ की तो रमा को भी तुमसे प्रेम हुआ होगा। अब भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर तो रमा के माता पिता को बुरा मान जाना चाहिए, जैसे तुमने शेखर और पाखी के प्रेम का बुरा माना। अगर बच्चों की शादी हम अपनी मान्यता से करते हैं तो उसे सही मानते हैं, क्योंकि हम अपने फैसले पर भरोसा करते हैं, लेकिन बच्चों के फैसले पर भरोसा नहीं करते। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, बड़े होकर अपना भला बुरा समझ सकता है। और अगर बात पाखी की समझदारी की हो, फिर तो हमें आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए उस पर। जीजा, मैंने भी इन्हें बहुत समझाया था, पूरी कोशिश की थी ये समझाने की कि डॉक्टर साहब और पाखी के रिश्ते को अच्छे नजरिए से देखें। दोनों वयस्क हैं, और फिर हमारी पाखी कितनी पढ़ी लिखी है, शेखर जी एक अच्छे डॉक्टर हैं और एक अच्छे खानदान से हैं। दोनों गलत निर्णय ले ही नहीं सकते हैं और ये समझने को राजी ही नहीं है। चेला, शेखर के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में तो तुझे इस बात से ही जानकारी मिल जानी चाहिए थी कि जब वो इतना जख्मी होने के बावजूद अपनी जान की परवाह ना करता हुआ तुम्हारे दाजू के एक फोन पर बेकसूर लखन को छुड़वाने के लिए दिल्ली से भागा भागा चला आया और कचहरी में खड़े होकर गवाही दी। अब बताओ भला, ऐसा इंसान गांव की इज्जत से खेल सकता है कभी? मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब तो वीरभद्र का जंगल राज खत्म। हाँ, डॉक्टर साहब को आने दे, फिर देखना हम कैसे इस अभियान पे लगते हैं। हाँ ईजा, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब से भी कई बार माफी मांग चुका हूँ और घर में भी दाजू से, आप लोगों से, यहाँ तक कि बाकी से भी माफी मांग चुका हूँ। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, क्या करूं जब अनपढ़ हूं ना। जो गलती हो चुकी हूं उसको तो मैं नहीं बदल सकता। आप ऐसी गलती, ऐसा आप मुझसे नहीं हो, कभी नहीं।
इसे मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि बाकी और शेखर का प्रेम है सिया राम जैसा प्रेम। अरे नहीं चेला, रोते नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो बस वही बहुत है। इंसान वही है जो अपनी गलतियों को सुधार ले। भूलिया जा चल लोते चलिए, ओ भूलिया जा चल लोते चलिए, ओ जिथे सारे होवण अन्ने, ओ जिथे सारे होवण अन्ने, ना कोई तारी कदर पछाणे, ना कोई सानू मन्ने, भूलिया जा। चलिए बाबा, आप दूध पी लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक दूध के गिलास से भला आप कैसे धनी हो गए? इसके लिए धन्यवाद नहीं चली, तूने मेरी शराब छुड़वाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथ में जो गिलास दिया है ना, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए फिर तो हम आपका धन्यवाद कबूल करते हैं। अच्छा बाबा, आपकी डॉक्टर साहब से कोई बात हुई थी क्या? मैंने जानबूझ के फोन नहीं किया। अरे चेली, इतने दिनों के बाद डॉक्टर साहब घर गए हैं, थोड़ी देर अपने घर वालों के साथ तो बैठने दो उन्हें। अब फिर कल तो वैसे भी आने वाले हैं ना। हाँ बाबा, अब वैसे भी वो रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि अब तो उनका पूरा दिमाग लगा है वीरभद्र की ये जंगल वाली तस्करी में। उन्होंने ठान लिया है कि वीरभद्र का ये काला धंधा तो वो बंद करा के ही रहेंगे, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब तो वीरभद्र का जंगल राज खत्म। हाँ, डॉक्टर साहब को आने दे, फिर देखना हम कैसे इस अभियान पे लगते हैं। तुझे भूख प्यास लगनी बंद हो जाएगी तो मुझे तो चिंता होगी ही होगी ना, और जब तक तेरा मर्ज नहीं पता चलेगा तो तुझे दवा नहीं दे सकते। मुझे कोई मर्ज नहीं है, आप जाओ और खाना खा लो। कोई बात नहीं, सुबह तक शेखर आ जाएगा। तेरा मर्ज भी वही है और दवा भी वही। आमा, इस उम्र में ज्यादा मजाक नहीं करते, क्योंकि दांत झड़ जाते हैं। कान खींचू तेरे, रुक बताती हूँ तुझे।